हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं आपका जनरल स्टडी का टेस्ट नंबर 9 है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें है क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आज से बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2017 में। ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा जो है 15 जो टोटल आपकी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें से आपका लास्ट जो है 2023 में 15वां कौन है? तो वो है आपका गुजरात का गरबा डांस। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आपका लास्ट वाला गरबा डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2017 में आपका जो है कुंभ मेले को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 किन खिलाड़ियों को मिला? तो सर के करंट अफेयर में आपको कौन सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है, सब कुछ बताया गया, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। तो ऑप्शन नंबर 1 सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पटेकर जी को मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसमें सारा जो है करंट अफेयर में आपको कराया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यानी कि रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत जो है वित्तीय वर्ष क्या रहा है? तो आपका जो है 6.7% है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो भी। नेक्स्ट है कि महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? यानी कि सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो आपका स्मृति मंधाना जी जो है आपका शतक लगाने वाली आपकी भारतीय खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आपका 29वें संस्करण जो है में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका कीर्तिवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। और कहाँ पे हुआ था? तो आपका बाकू अजरबैजान में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच जो है पाकसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपका। तो रूस के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि पहला जो है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया? पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा आपका कि आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज बैंक जो है बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार रिपीट करता है। तो आपका जो है महादेव देसाई जी और नरहरि पारेख जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों लोग थे। और फिर आपके जेबी कृपलानी जी थे। तो आप जो आपको सीरीज कराई गई है उसमें है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा, 1929 में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके स्वामी सहजानंद जी ने किया था। कब किया था? 1900 कब किया था? तो 1900 आपके 1936 में किए थे। कब किए थे? 1936 में किए थे। और कहाँ पे? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो है किसने प्रारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बन सकता है। तो उषा मेहता जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। इसमें जो है उषा मेहता रेडियो संचालन करने वाली समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थी। आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी समय गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पे जो है जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका दीपावली। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और वहां से भाग के जो है उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा
कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए एक्सप्लेनेशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से भाग के अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका जेबी कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपको जो सीरीज चली है हिस्ट्री की उसमें सब कुछ कराया गया है, तो कौन थे नहीं थे? तो वेवेल जो थे वो नहीं थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों लोग थे। और कौन नहीं थे? तो वेवेल जो थे वो आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री आपको जो है लियाकत अली खान जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। तो अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कराया गया है, जितना भी कराया गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो भी है आपको, जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली थी, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, या फिर जो सर ने आपको महेश वर्वाल जी की बुक कराई है उसमें भी सब कुछ आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो है अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री पद का लियाकत अली खान के पास गृह विभाग की बात करते हैं तो सरदार पटेल जी, तथा विदेश मंत्रालय जो है विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जो है जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो ये सब कुछ आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? तो ये भी आपको करा गया है। पटना और मुंगेर जो है आपका दक्षिण साइड में है, गया और अलवर भी आपके दक्षिण साइड में है। बात करते हैं पटना जो है इधर है, और वैशाली की बात करते हैं तो ऊपर, तो ये मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम रामसर जो है क्षेत्र कौन सा है? तो आपका जो है बेगूसराय। बेगूसराय का कांवर झील जो है 2020 में जो है इसको शामिल किया गया था रामसर साइट में, 39वां रामसर साइट है। और बिहार की बात करते हैं तो पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 19वां क्वेश्चन है कि आपका जुलाई 2018 तक पटना जिला जो है बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो आपका 9, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये तो बहुत रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बागवानी कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। देखिए फलों एवं सब्जियों की खेती जो है क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। बात करते हैं तो आपका फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। बात करते हैं अंगूर की खेती तो विटीकल्चर। ये सब जो है आपको ज्योग्राफी के सीरीज में करा दिया गया है कि किस खेती को क्या कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट भी आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि भरमौर जो है जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। भरमौर जनजाति जो है आपका हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है हिमालय प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय जो है शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चिकनी मिट्टी से। ये सब जो है आपको आपके भूगोल वाली सीरीज में करा दिया गया, आप जाके देख लीजिएगा। वहां पे जो महेश वर्वाल जी की बुक चली थी भूगोल में, वो करा दिया गया। उसमें का 1-2 चैप्टर बचा होगा जो आपको एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपका तैयारी में पूछ सकता है। आपका भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है। झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है कोयले का प्रमुख क्षेत्र है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा है, यानी कि वो हमारी खाद्यान्न फसल है। तो जूट आपकी नगदी फसल है, मूंगफली भी आपकी एक नगदी फसल है, जिसको हम खाने के पर्पज से नहीं बोते हैं, जिसको हम बेचने के पर्पज से बोते हैं उसे हम नगदी फसल बोलते हैं। तो देखिए आपका ज्वार जो है ये नगदी फसल नहीं है, खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप गन्ना खाएंगे? गन्ना नहीं खाएंगे। और आप डेली मूंगफली खा नहीं सकते, मतलब डेली मूंगफली खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मूंगफली खा के ही जिएंगे। जूट भी है आपका, ये जो है बेचने के लिए बोया जाता है। तो ज्वार जो है आपका एक खाद्यान्न फसल है।
नेक्स्ट है हमारा कि लोलक की कालावधि जो है किस पे निर्भर करती है, तो आपकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए जो है आपको साइंस में डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर सीवी रमन जी को भौतिक का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस बार बार हर एग्जाम में रिपीट करता है। तो आपका सन 1930 में प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पे आपका भौतिक शास्त्र में जो है भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे। उन्होंने वर्ष 1930 में पुरस्कार प्राप्त किया था। भारत के संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, यानी कि आपके जो है ये पहले थे, भौतिक के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले पहले थे। 1930 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो ये तो बार बार रिपीट करता है और रटा हुआ है, आपका क्वेश्चन बन गया है आपका। तो तरंग और कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पहले आपको यही पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो आपका क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के लिए जो है ये वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है रोकथाम करने के लिए। देखिए बैसिलस कालमेट ग्लूरिन का टीका जो है तपेदिक या क्षय रोग टीबी की बात करते हैं कि बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाता है तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितना अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता जो है उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद जो है BCG का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि शिशु को जो है ये टीका या तो 12 महीने से पहले लगवाना है या तो जन्म के तुरंत बाद लगवाना चाहिए, ताकि ये इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रक्त संचलन में मदद करता है, तो एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो आपका जो है कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ई हो जाएगा। प्लीहा यहाँ पे कहीं नहीं दिया। स्प्लीन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा या बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए बोन मैरो यहाँ पे दिया है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिल्ली भी दिया है और आपका जो है अस्थि मज्जा दिया है। तो यहाँ पे दोनों दिया है, तो आपका जो है ई यानी कि आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका प्लीहा, थाइमस की बात करते हैं और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC होता है, जो है गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों में सामंजस्य स्थापित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी और सही हो जाए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोन मैरो और तिल्ली की बात करते हैं या प्लीहा उसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो आपके जो है जल जन्य रोगों से, तो देखिए यहाँ पे टाइफाइड तथा कलरा जो है जल जन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण जो है सल्मोनेला टाइफी तथा कलरा का कारण विब्रियो कालरी नामक जीवाणु से होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाए। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। कह रहा है अपरिमेय नहीं है, इसमें मतलब क्या हुआ कि कौन सा परिमेय है, कहने का अर्थ ये हुआ। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें परिमेय है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ए में क्या है, देखिए ए में आपका लिखा है 3 + √7 × 3 - √7। सही से देखिए क्या है, a + b × a - b। ए की जगह 3 लीजिए, b की जगह √7 लीजिए। तो a + b × a - b है। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला ये कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे a² - b² होता है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो a की जगह क्या लिखिए
3 को लीजिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह क्या लीजिए √7 लीजिए तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 ही होगा, तो 9 में से 7 जगह तो 2 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए को जो हम तोड़े हैं उसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आया आपको 2 आया है, और 2 आपको पता है परमेय संख्या है, 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो यानी क्या है ये परमेय है। यही पूछ रहा था कौन सा अपरमेय नहीं है यानी परमेय है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे आपको दिख रहा होगा ये a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये तो समझाने के लिए आपको हम इतना किया, नहीं तो ये तो एक लाइन में ही है, आप मुझवानी कर सकती हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समीकरण के जोड़े है, यानी समीकरण का कितने हल होंगे, हल पूछ रहा है आपका। ठीक है, समाधान मतलब क्या था सोल्यूशन होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सॉरी हाँ, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसका कितने सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कंडीशन में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट वहाँ यहाँ पर लीजिए और x का कोफिशिएंट यहाँ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर वाले में तो फर्स्ट में तो 1 है, नीचे वाले में क्या है -4 है, तो 1/-4 हो जाएगा। आगे कीजिए क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है तो -8 है, यहाँ पर क्या है c की जगह क्या है तो -5 है, यहाँ पर c की जगह क्या है तो 20 है। अब देखिए 200 काटिए 2 दूनी 4, 5 से काटिए 5 20, यहाँ क्या आ रहा है तो -1/4 बराबर -1/4 बराबर -1/4, यानी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और c तीनों का रेशियो में देखें तो क्या आ रहा है तीनों बराबर आ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे a1/a2 बराबर यदि b1/b2 बराबर यदि c1/c2 होता है, तीनों यदि बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं इसका कितने सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, असीमित होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कितने सोल्यूशन होंगे तो अनगिनत, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे असीमित समाधान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों का रेशियो यदि बराबर आता है तो आपका क्या होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन क्या आपका, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण पर। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है वर्ग है। ठीक है, इसके विकर्ण पर क्या कर रहा है समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो ये इसका विकर्ण हो गया। चलिए इस पर एक समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग है तो इसका भुजा ए होगा चारों। ठीक है, इसका विकर्ण है तो आप पढ़े होंगे वर्ग का विकर्ण क्या था √2 गुने भुजा होता है, तो √2 गुने ए विकर्ण हो गया। अब कह रहे ये इस पर क्या बना समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा तो ये आपका √2a हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब क्या कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चलिए निकाल लेते हैं। ये आपका क्या है त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पढ़े होंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा का जगह कितना है, भुजा की जगह आपका √2 है तो √2a के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रेशियो यही कर देते हैं। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा कितना है ए है तो ए स्क्वायर होता पड़े होंगे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर करेंगे आप सही से कि आपका आएगा √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 ही होगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर था ए स्क्वायर, तो यहाँ से काटेंगे 2 से 2 दूनी 4 ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा फाइनली √3/2:1, और इसको सही से रेशियो कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा √3:2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा तो किसी ऑप्शन में नहीं है √3:2, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब गलती से ये मत लगा देना 2:3, अब तुमको लगता होगा हो सकता है कि मिस्टेक कर दिया हमसे मिस्टेक हो गया होगा बनाने में, ऐसा नहीं है। जो आपका आंसर आता है ना वही सही मान चलिए, सही प्रोसेस से बनाए होंगे तो आंसर सही आएगा। तो आंसर मेरा क्या है √3:2 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन किसी में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 37 पर। क्वेश्चन 37 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसका मान ही क्या होगा, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर देखिए
इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, यहाँ भी सेम ही है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सिर्फ अंतर क्या है, अंक देखिए तो यहाँ 6 का स्क्वायर है 47, 79, 6, 47, 7 है। अंतर किसका है, तो पॉइंट, ठीक है, कितने अंक के बाद पॉइंट दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है। ध्यान रखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट है। अब एक चीज़ सोचिए, देखिए 6 का स्क्वायर 36 यहाँ भी होगा, यहाँ 36 यहाँ भी होगा। अंतर किसका है, पॉइंट का अंतर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो स्क्वायर वाले हैं ना, ये 47 का स्क्वायर, 89 स्क्वायर, इसको स्क्वायर मत निकालिएगा, ठीक है। दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर बस इतना ही देखना है, यहाँ पर इतना ही देखना है कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है। तो ज़्यादा इसमें कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो मात्र 1 अंक के बाद पॉइंट। देखिए 2 अंक तो ऊपर में भी था, 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ लेकिन 3 अंक के बाद पॉइंट है। तो ज़्यादा मात्र नीचे में है कितना, तो 0.1 का अंतर है, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये आपका कितना आएगा, तो 0.01 आएगा। इसको उड़ाइएगा तो आपका आ जाएगा ऊपर में 100 बट्टे में 1 आ जाएगा, यानी आपका ये इसका आंसर 100 आ जाएगा। आप दिमाग लगाए होंगे तो आप लगा पाए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है सोचना। 100 इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए अंतर क्या है कि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो सभी में देखिए ऊपर नीचे में कितना का अंतर है, तो 0.1 का, ठीक है। अब बाकी अंक है तो अंक तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो ऐड करेंगे तो बस इसका स्क्वायर का अंतर था, इसका स्क्वायर हम निकाल दिए। सिंपल आपका 100 आ जाएगा इसका आंसर। 100 किसी में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आपको आता है ना, हम बता देते हैं आपको, बिना पेन चलाए, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एक भिन्न के अंश और हर का अंतर कितना 5 है। आप जानते हैं भिन्न क्या होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न बराबर आप जानते हो अंश बटे हर होता है, ठीक है। अंश बटे हर होता है, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब क्या करें, अंश और हर के बीच का अंतर कितना है 5 है, यानी ऊपर और नीचे वाले का अंतर बीच में कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चलिए तो यहाँ 1/6 है, तो ऊपर नीचे अंतर कितना है 5 का अंतर है, ठीक है। इसमें चलिए तो उसको 4 दूनी 8, 1 9, तो 9/4 कीजिए, 9/4 करेंगे, सॉरी 4 दूनी 8, हाँ 5 का अंतर है यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया आपका, चाहे आंसर ए होगा चाहे सी होगा, बी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि अंश और हर का अंतर आपका 5 दो ही में है। इसको शेष लिख लीजिए, आपका 4 दूनी 8, 1 9/4 होगा, ये आपका 1/6 है। ऑप्शंस बनाना सीखिए। हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का है, भिन्न का प्रश्न आए, तो हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होगा, बी नहीं होगा। आगे चलिए, यदि इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, चलिए ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं। क्या करें, हर में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अंश तो कुछ नहीं कर रहा करने के लिए, हर आपका 4 है तो उसमें करा 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है आपका, तो 9/5 9 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है वो भिन्न इतना कम हो जाता है, इसको काटेंगे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इतना कम मतलब कितना, इसको करेंगे 4 1 4 1 5, 5/4 का अंतर होना चाहिए भिन्न में, ठीक है। तो पहले भिन्न था आपका 9/4, अब भिन्न कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना का अंतर है, तो ये इसको एलसीएम की जगह 5/4 ही आएगा। जो यहाँ कह रहा था कितना का अंतर आएगा, इतना ही अंतर यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर बिना कैलकुलेशन के आप कैसे बना दिए, तो दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करोगे ना, बिना पेन चलाए प्रश्न बना सकते हैं। हमेशा अंश भिन्न का प्रश्न जब भी आएगा फ्रैक्शन का, तो आंख मूंद कर बिना पेन चलाए प्रश्न बना सकते हैं। एक्स वाई मानोगे बहुत लंबा हो जाएगा, इतना नहीं मानना है, ठीक है। मेरा जो प्रोसेस है बहुत सिंपल होता है मैथ बनाने का, ठीक है। नो ट्रिक, कोई रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा बस। चलो फिर समझाते हैं कैसे किया हम, देखिए क्या करें, आपका अंश और हर का अंतर कितना है 5 है। तो हम तो जानते हैं पहले, सबसे पहले भिन्न क्या होता है, एक सेकेंड, भिन्न बराबर आपका होता है अंश बटे हर होता है, ठीक है।
अंश बटे हर होता है, हम जानते हैं। अब करें अंश और हर का अंतर कितना है, 5 है। तो 5 दे लेते किस किस ऑप्शन में है, एक तो 1/6 यहाँ था, तो ये आपका अंश और हर का अंतर 5 आ रहा है। और ये इसको कीजिएगा 4 दूनी 8 1 9/4 होगा, यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अंश और हर का अंतर आपका सिर्फ ए में है और सी में है, तो बी तो हो ही नहीं सकता है। एक सेकंड बी को भी चेक कर लेते हैं, बी भी हो सकता है। देखिए बी भी हो सकता है आपका, क्योंकि 6 बटे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, अंतर आपका 5 तो है ही है, ठीक है। तो बी भी आपका हो सकता है। चलिए इससे आपको बनाने आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है आपका, यदि इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतना कम हो जाता है। चलिए ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। ये कितना आया था, ये कितना था, 9/4 था। अब क्या कह रहा कि उसके हर में 5 जोड़ते हैं, चलो ठीक है, अंश तो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी ना दो, हर में 5 जोड़ो, तो 4 में 5 जोड़ने कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9/9 कट जाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो कह रहा है भिन्न कितना कम हो जाता है, तो 1/1/5 इसको देखेंगे तो 1/4, इसको देखेंगे तो क्या होगा, 5/4 होगा। कितना देखिए, तो ये था आपका 9/4 पहले भिन्न, अब हो गया कितना, 1 हो गया। तो कितना का अंतर हुआ है, तो 9/4 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5/4 आ जाएगा। जो कह रहा था प्रश्न कि 5/4 का अंतर आएगा, सही में इतना ही का अंतर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जब भी आपका अंश और हर का यानी भिन्न वाले प्रश्न आएगा, फ्रैक्शन का प्रश्न आएगा, हमेशा आप जो आपको डाटा दिया रहेगा उसी से ऑप्शन बाय ऑप्शन बनाओगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। नहीं इसमें एक्स मानने की जरूरत है, नहीं वाई मानने की जरूरत है, ठीक है। एक्स वाई मानोगे बहुत लंबा जाओगे, ठीक है। तो हमेशा यही दिमाग लगाना। कैसे बनाए, तो सिंपल है, जो कह रहा था वो किया हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 का आपका कि 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और 50% अखबार वाई पढ़ते हैं, और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, इसको इस डायग्राम से बना सकते हो, वेन डायग्राम से, ठीक है। तो 40% जो है वो क्या कर रहा है, एक्स पढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो वाई जो है वो 50% जो है वाई अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 10% जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, 10% इसको देंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कितने लोग हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखो एक्स कितना पढ़ा था, 40%। तो ये 10% जो कॉमन है तो दोनों में होगा। इसका मतलब केवल एक्स हम देखेंगे कितना पढ़ रहा है, तो इस 40 में से आपको 10 को माइनस करना होगा, तो आपका कितना आएगा, 30% आएगा, केवल एक्स अखबार पढ़ने वाला। केवल वाई पढ़ने वाला कितना होगा, तो देखिए इसमें भी 10 कॉमन है, टोटल आपका 50 है, तो केवल वाई कितना आएगा, तो केवल वाई क्या कहना, 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 40%, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कि 30% एक्स अखबार पढ़ रहा है और 40% वाई अखबार पढ़ रहा है, तो टोटल व्यक्ति कितने जो अखबार पढ़ रहे हैं, तो 40 30 70%, 40 30 70% पढ़ रहा है। इसका मतलब कितना नहीं पढ़ रहा है, 100 में से माइनस कर दो, तो 100 में से आप माइनस करोगे तो 100 में से 70 माइनस करो, कितना आएगा, 30% आएगा। इसका मतलब है कि 30% लोग जो है वो कोई अखबार नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कैसे किए, फिर सोचिए। देखिए क्या था कि 40% का था क्या कि एक्स अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, 40% लोग एक्स अखबार पढ़ते हैं, और 50% लोग वाई अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, और 10% दोनों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है 10% दोनों में था, तो हम देखिए केवल वाई पढ़ने वाले कितना है, तो 40% टोटल है, इसमें 10 कॉमन है, तो 10 घटा दिए तो आपका कितना आएगा, 30% केवल एक्स अखबार पढ़ते हैं। और इसी तरह से वाई अखबार कितना था, 50% था, 10 कॉमन था, तो देखिए यहाँ केवल वाई पढ़ने वाला कितना है, तो 40% है। तो 40% यहाँ 30%, टोटल कितना हो गया, 70%। यानी 70% लोग जो है अखबार पढ़ रहा है, चाहे एक्स पढ़ रहा है चाहे वाई पढ़ रहा है। तो कितना परसेंट नहीं पढ़ रहा है, तो 100 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो 30% आ गया। यानी 30% अभ्यर्थी ऐसे लोग ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहा है। 30% किस में है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका, यदि log x बेस टू 8 प्लस log बेस 8 आर्गुमेंट क्या है, 1/6 है, बराबर 1/3 है, तो कह x का मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए आप log पढ़े होंगे, एक चीज़ बेसिक आप जान लीजिए log का, ठीक है। देखिए log में क्या है,
एक चीज़ ध्यान दीजिए, log 20a है, x है प्लस log 20a है और आर्गुमेंट में y है। तो देखिए बेस जब आपका दोनों में क्या हो, सेम हो और जोड़ में हो, ठीक है, प्लस में हो, तो ये आपका हो जाता है log 20a और ये दोनों आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, उसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी बेस क्या हो, सेम हो और लॉग जो आपका ऐड हो तो क्या होता है, आर्गुमेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका उल्टा भी ध्यान रखना है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि यही आपका माइनस में रहेगा तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए, x है यहाँ बेस a है, यहाँ मान लीजिए माइनस है, यहाँ y है बेस a है, तो माइनस में रहेगा तो ये आपका लॉग में हो जाता है क्या, बट्टा में। यहाँ x है पहले तो x हो जाएगा, माइनस y था तो बट्टे y हो जाएगा, ठीक है, और बेस a है, तो ये भी लॉग में याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है बेसिक, उसको आप ध्यान रखिए, प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अब देखिए हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए अब यहाँ भी बेस 8 है, यहाँ भी बेस 8 है आपका, तो दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो आर्गुमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर था आपका log x बेस 8 log 1/6 बेस 8, देखिए बराबर क्या है, 1/3 है। अब इसको हम यूज करेंगे, अभी देखिए हम बेस सेम है प्लस में है तो क्या होता है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आर्गुमेंट यहाँ पर क्या था, x है, यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, 1/6 है, तो x गुने 1/6 हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम क्या आएगा आपका फाइनली आपका आ जाएगा log x/6 बेस 8 बराबर 1/3। अब देखिए ये भी आप जानते होंगे, अब देखिए बेस का आर्गुमेंट क्या है आपका x/6 है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो x/6 बराबर लिखेंगे क्या, जो बेस है आपका इधर चला जाएगा, तो बेस 8 है, इसका पावर आपका ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये भी आपका लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे आपका क्या आएगा, तो x/6 बराबर देखिए 1/8, ठीक है, 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा, तो इसका क्या होगा आपका, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से आपका x मान कोना कोने गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, x मान क्या आएगा, 12 आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कैसे किए तो इसका भी प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। देखो ऐसे रहेगा आपका log n, ये क्या है, आर्गुमेंट है, बेस a बराबर यदि आपका x है, तो यदि हम n का मान हमको निकालना है तो क्या होगा, n बराबर हम लिखेंगे a की पावर x, ठीक है, यही हम यूज किए हैं यहाँ पर, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सब लॉग का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसी का हम यूज किए, यहाँ से आपका आंसर आ गया, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका ये सेट जो है आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो सेट है ये आपका जनरल स्टडीज जो 40 मार्क्स का पेपर आपका क्वेश्चन आता है TRE 3 में या TRE 4 में आपका आएगा, TRE 4 में जो आएगा 40 नंबर का कॉमन पेपर जो होता है, कॉमन क्वेश्चन जो होता है आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक का, तो इसका आपका ये टेस्ट था 40 नंबर का, ठीक है। और आपको बता दें जो अपना LK क्लासेस का एप्लीकेशन है, इस पर आपका सारा टेस्ट, इसी तरह से सभी विषय का टेस्ट आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक का सभी विषय का आपका टेस्ट अपलोडेड है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको ज्वाइन करने के लिए LK क्लासेस नामक आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में, और देख सकते हैं कि एग्जाम के पैटर्न पे ही आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये सेट करवाया गया है, जिससे आप देख सकें कि सेट कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे होता है। तो आप लोग फटाफट जाइए और LK क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर से, और उसको क्या कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऐसे इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।